स्टूडेंट। मैं हूं सूरज और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। ऐसे भी मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के 2-3 वीडियोस ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर यानी कि साइंस रिकॉर्ड पर डाल के रखा हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आते हैं। और होता है कि वीडियो के माध्यम से जब मैं लगातार बता रहा होता हूँ तो उसमें से कुछ कुछ टॉपिक छूट जाते हैं। तो उनको लेकर के ही मैं नए नए वीडियोस को बनाता हूं ताकि आपको उन सारे प्रॉब्लम से निदान मिल सके और आप अच्छे तरीके से समझ सकें। सबसे पहले ये आपको बता दें कि बिहार बोर्ड के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप इस चैप्टर को जो है अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे साइंस में। तो अब समय को बर्बाद ना करते हुए आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ विद्युत धारा चैप्टर। आप लोगों ने ये देखा होगा या जिस जिस डिवाइस से आप ये चीज़ को देख पा रहे हैं मुझे, यह भी इलेक्ट्रिसिटी से ही समझिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें यूज़ हो रहा है, इनडायरेक्टली ना तो डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि यह एक सेल है और इसको आप चार्ज करते हो और चार्ज करने के बाद फिर आप इसका इस्तेमाल करते हो। या आप लैपटॉप या पे देख रहे हैं या डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, तो वहाँ भी आप कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी से हुआ। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न हुआ और ये एक जगह से दूसरे जगह जाता कैसे, अगर जाता है तो वो क्या कारण है और उस चीज़ को कहेंगे क्या, अगर एक जगह से दूसरे जगह लेकर के गया गया तो उसका नाम क्या दिया जा सकता है उस चीज़ का। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में अराइज होते हैं और उसी को लेकर के ये हमारा आज का ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल तरीके से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वह विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाता है। तो विद्युत धारा को वो लेकर के जाता है नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होते हैं वो फ्लो होते हैं एक जगह से दूसरे जगह, जिससे कि धारा प्रवाहित हो रही होती है। अब विद्युत धारा अगर फ्लो होता है एक जगह से दूसरे जगह, तो उसके लिए क्या कारण है। और कहीं पर मान लीजिए कि इन्फिनिटी या बहुत दूर कहीं से इलेक्ट्रिसिटी को आपके घर तक लेकर के आना है तो क्या होगा, कैसे लेकर के आओगे। तो एक वन चार्ज को भी अगर आप लेकर के आते हो, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर एक यूनिट चार्ज है, एक आपके पास यहाँ पर एक यूनिट जो है वो चार्जेस है, और इस चार्ज को आप कैसे लेकर के आओगे, अपने पास कैसे लेकर के आओगे। यहाँ मान लीजिए कि आपका जो ये होम है, आपका जो घर है, वहाँ पर लेकर के आएंगे तो क्या होगा। अब इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुई है वहाँ से यदि आप किसी एक निश्चित पॉइंट तक लेकर के आ रहे हो इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी आपने यहाँ से, ये जो चार्ज यहाँ से यहाँ तक लेकर के आए, तो एक विद्युतीय क्षेत्र के अधीन एक वायर के थ्रू आप लेकर के आओगे। तो विद्युतीय क्षेत्र के अधीन किसी भी पॉइंट से, किसी एक बिंदु से, किसी या आप ये बोल सकते हो किसी बिंदु से या अनंत से एक निश्चित बिंदु तक, एक निश्चित बिंदु हमारा ये हो गया होम, आपका घर जो फिक्स है, तो तक लेकर के आने के लिए किसको, एकांक धनावेश को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी निश्चित बिंदु तक लेकर के आने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। विद्युतीय विभव, पुनः मैं बोलता हूँ, विद्युतीय विभव जो है वो, विद्युतीय विभव जो है विद्युतीय क्षेत्र के अधीन, विद्युतीय क्षेत्र के अधीन आप क्यू चार्ज को होम तक लेकर के, घर तक लेकर के आते हो इन्फिनिटी से, तो उसके लिए जो कार्य करना पड़ता है, जितना वर्क, जितना एनर्जी आपको लगा कार्य करने का, जो मात्रा हो गया, वही क्या कहलाया यहाँ पर, विद्युतीय विभव कहलाया। वही क्या कहलाएगा, आपका विद्युतीय विभव कहलाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो तो आपने ला लिया, लेकिन क्या होता है, किसी विद्युतीय क्षेत्र के अधीन दो बिंदु हैं, मान लीजिए ये दो बिंदु हैं, ये बिंदु ए है और ये बी है। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक जो चार्ज आप लेकर के आओगे, तो उसको तो आप कह दिए ऐसा, लेकिन
यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पर जो आप लेकर के इस चीज़ को लेकर के आओगे तो उसके बीच अगर डिफरेंसेस रहे तो डिफरेंसेस को समझने से पहले ये बता दें कि जो विद्युतीय विभव होता है, विद्युतीय विभव का एस आई जो मात्रक होते हैं, एस आई जो मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। एस आई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसको कि वी से सूचित किया जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इस पार्टिकुलर सॉरी इस पार्टिकुलर बिंदु पर, हाँ इस पार्टिकुलर बिंदु पर किस पर भाई, यहाँ का विभव जो है वो 20 है, ठीक है, और यहाँ का जो विभव है वो कितना है, 10 वोल्ट है, और यहाँ का 20 है। तो दो बिंदु के किसी विद्युतीय क्षेत्र के अधीन दो बिंदु के बीच के जो विभव के जो अंतर होते हैं उसे ही विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसका भी ऐसा ही मात्रक वही होगा जो कि विभव का होता है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस, अगर किसी चीज़ का डिफरेंस बोल दिया जाए तो वहाँ पर यूनिट जो चेंज नहीं हो सकते, मात्रक जो चेंज नहीं हो सकते। विद्युतीय परिपथ क्या है, तो जिस भी वायर से या जिस चालक तार से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है जिस भी वायर से होकर के, जैसे मान लीजिए एक सर्किट में बनाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पर एक सिंपल सर्किट मैंने बनाया यहाँ पर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेल को यहाँ पे बैटरी को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो जब बैटरी को जोड़ा गया तो ये रेसिस्टेंस है हमारा। तो ये एक परिपथ है। यहाँ पर दो प्रकार के परिपथ होते हैं विद्युतीय परिपथ, एक बंद होता है और एक खुला। बंद परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि खुला परिपथ अगर इसको ऐसे करके यहाँ पर से वायर को काट दिया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं होगी। आप एरो का साइन जो देंगे वो यहाँ एरो का साइन फिर देना जरूरी ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से जिस पथ से, जिस रास्ते से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिस पथ से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय परिपथ कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप सिंपल समझिए कि कोई भी पथ है, कोई रास्ता है, उस रास्ते से यदि आप जाते हो, अगर वो सकरी रास्ता है या चौड़ा रास्ता है, तो उसमें आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी दिखेंगे। ऐसा नहीं सडनली आप जहाँ से निकले और वहाँ पर पहुँच गए, कोई ना कोई तो अवरोध हो जाता है, जैसे कि भीड़ का हो जाना, जैसे कोई और गाड़ी आ रहा है तो आप थोड़ा रुक गए, या जाम है, इस तरीके का। तो वो जो अवरोध होता है, रास्ते में अवरोध उत्पन्न होता है। तो उसी प्रकार से जब विद्युत धारा फ्लो होता है तो किसी चालक तार में जो अवरोध उत्पन्न करता है विद्युत धारा को फ्लो करने के लिए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का जो एस आई मात्रक होता है वह होता है ओम। प्रतिरोध का जो एस आई मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। और इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का सिंबल होता है ओम का। ओम का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ओम का सिंबल। और प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। अब हमारे पास कुछ और इससे रिलेटेड टॉपिक है, जैसे कि चालकता किसको कहते हैं। देखिए, प्रतिरोध का जो उल्टा होता है वो चालक होता है। और चालकता को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, कोई भी जो इलेक्ट्रिसिटी जिससे भी फ्लो हो रहा है तो उसकी अपनी एक क्षमता होती है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी उससे जो है ना फ्लो हो रहा है। ये अपनी उसकी एक कैपेसिटी होती है। किसी जिसकी चालकता अधिक होगी तो इसका मतलब है उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, उसकी प्रतिरोधकता कम होगी। और जिसकी चालकता अगर कम है तो इसका प्रतिरोधकता अधिक होगा, तो यानी कि उसमें जो नेचर है प्रतिरोध का वो ज़्यादा होगा। अब इसी में मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए कि बोला जाता है आपसे कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध जो है वह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक तार की मोटाई पर निर्भर करता है, यानी क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जब इन दो चीज़ों के ऊपर, मूल रूप से एक लेंथ के ऊपर और एक उसके एरिया के ऊपर, इन दोनों के ऊपर जब डिपेंड किया तो किस प्रकार से उसको बताया गया कि जो लंबाई है, यदि लंबाई को आप बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा।
और लंबाई को यदि आप घटा देते हो तो प्रतिरोध का मान घटेगा। उसी प्रकार से यदि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं बता दूं कि प्रतिरोध के बारे में बता रहा हूं, तो जैसे कि आप लेंथ को बढ़ा दिए तो रेसिस्टेंस बढ़ गया। क्रॉस सेक्शन एरिया इसके बारे में बोला जाता है, यानी कि चालक तार की जो मोटाई है उसके बारे में बोला जाता है, ये उसका एरिया। तो ये जो एरिया है वो अगर मोटाई जो है उसकी यदि उसको बढ़ा देते हो तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान घटेगा। तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और एक इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एक रिवर्सिबल हो गया, और यानी कि एक समानुपाती और एक व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ का समानुपाती और रेसिस्टेंस जो है वो एरिया का व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। अब जब दोनों ये जो दोनों है इक्वेशंस हैं, अगर इसको इस तरह से मिला दिया जाए तो R प्रोपोर्शनल हो जाता है L बटा A, और इसी चीज को ये जो R प्रोपोर्शनल है L बाय A, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है जो कहलाता है रो। जो इस तरीके का कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है रो, और ये जो रो है यही चालक तार का प्रतिरोधकता है। ये क्या है, जो चालक तार है उसी का जो है ना ये प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह होता है ओम मीटर, या क्या होता है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसको संक्षेप में शॉर्ट में जो इसको दिखाया जाता है वह किस रूप में दिखाया जाता है, ओम मीटर को इस तरीके से सिंबल ओम मीटर को दिखाया जाता है। और प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, किसी चालक तार का चालकता कहते हैं, जिसका कि एसआई जो मात्रक होता है वह क्या हो जाएगा, ओम। देखिए जब व्युत्क्रम है तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। चालकता का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। विभवांतर को या विभव को किससे मेजर किया जाता है, तो विभवांतर को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि समांतर क्रम में लगाया जाता है। जबकि विद्युत धारा की प्रबलता को मेजर करने के लिए कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसे मेजर करने के लिए उस जो डिवाइसेस है उसमें क्या लगाया जाता है, एमीटर लगाया जाता है। एमीटर जो है हमेशा किस क्रम में लगते हैं, श्रेणी क्रम में लगते हैं, जबकि वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में लगते हैं। इस तरीके के छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपके बीच आता रहूँगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट उसी टाइप के टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस आपके सामने में अपलोड करूँगा। विद्युत धारा के में अभी और भी कुछ बचे हुए पार्ट्स हैं, जैसे कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन, या प्रतिरोधों के समूहन से आप क्या समझते हैं। तो मैं इसी में वीडियो में बताता हूं आपको कि प्रतिरोधों का जो समूहन होता है वो जब ढेर सारे प्रतिरोध को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। अगले वीडियो में मैं इसे प्रूफ करके भी आपको बताऊंगा। आप जब भी देखा करिए तो वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे कि और जब देख लिया कीजिए तो लाइक ज़रूर कर देंगे। इससे थोड़ा सा मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।